हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर्स एजुकेटर पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, सीयूटी रैंकर्स की ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी को सीयूटी यूजी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट ये प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि हर बैच में, ठीक है। हर बैच का मतलब ये हुआ है, यहाँ पर जो भी सीयूटी यूजी के लिए आपको जितना भी स्टडी मटेरियल चाहिए होता है, वो सारा का सारा स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी टीचर टीम आप सभी के सपने को साकार करने में लगी हुई है, जिसका आप सपना देख रहे हैं 2025 में सीयूटी क्रैक करने का, ठीक है। तो इसी प्रकार की इसी सीरीज में हमने जो आपको सबसे पहले फर्स्ट क्लास में हमने आपको सिलेबस डिस्कशन किया है। सिलेबस को सबसे पहले हम लोग जाकर के देखेंगे एक एक सब्जेक्ट की। देखिए, आपको सबसे पहले मैं एक पॉइंट ऐसा बता दूं कि किसी भी चीज की शुरुआत जब हम करते हैं तो हमें एक चीज जान लेना बहुत आवश्यक होती है। वो क्या होती है कि जिस चीज की हम शुरुआत कर रहे हैं उसका आधार हमें मालूम होना चाहिए कि कहां से इसकी शुरुआत करें, किस प्रकार से पढ़ना है। तो सारा जब हमारा बेसमेंट मतलब कि सारा बेसिक हमारा जब कवर होता है, तब हमें तैयारी करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। अब हम तैयारी किस प्रकार से करेंगे, ठीक है, तो वो उसी के लिए मैंने आपको जो सिलेबस बताया है, ठीक है, पॉइंट ऑफ वाइज आपको सिलेबस बताया है कि एक एक पॉइंट से कहां से शुरुआत करनी है, कहां तक आपको शुरुआत का खत्म करनी है, ठीक है। तो शुरुआत जहां से हो रही है, सबसे पहले तो हिंदी के व्याकरण, जैसा कि आपको मैंने बताया कि हिंदी में या फिर किसी भी लैंग्वेज की बात किया जाए, ठीक है, सीयूटी यूजी में जो हिंदी का आपका पेपर होता है, आपका टेस्ट होता है, उसमें लिटरेचर मतलब यहां पर साहित्य से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ठीक है। साहित्य से आपके प्रश्न नहीं आते हैं। जो भी प्रश्न आपके हिंदी भाषा हो या फिर इंग्लिश हो, ठीक है, तो दोनों में आपके ग्रामर पोर्शन से, व्याकरण भाग से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी व्याकरण भाग को लेकर के इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज से हमारी जो क्लास सिलेबस पर, ठीक है, सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए प्रारंभ हो रही है। सबसे पहली क्लास हिंदी भाषा एवं व्याकरण के सामान्य परिचय के बारे में हम लोग रखेंगे, ठीक है। हिंदी भाषा क्या होती है, हिंदी व्याकरण का क्या अर्थ होता है, सामान्य परिचय, सारी चीजें आज हम इस क्लास में जान लेंगे। सबसे पहले तो वीडियो को अंत तक देखेंगे, ठीक है, स्किप नहीं करना है। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, हम बातें बीच बीच में करते रहेंगे। इसके बाद शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिंदु पर आते हैं। भैया, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हिंदी भाषा एवं व्याकरण के सामान्य परिचय, ठीक है। शुरुआत यहीं से करते हैं, इसी हेडिंग से हम लोग अगर शुरुआत करें, ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, हिंदी है, भाषा है और व्याकरण है और सामान्य परिचय। ये चार शब्दों के मेल से यहाँ पर बना है क्या? हिंदी भाषा और सामान्य व्याकरण का सामान्य परिचय, ठीक है। इससे क्या मतलब समझते हैं? सबसे पहले तो हम समझेंगे आखिर जो हिंदी है वो क्या है। एक चीज मैंने आपसे बहुत साधारण सा सवाल इसी में कर दिया है, हिंदी है वो क्या है, तो आपके मुंह से एक साधारण सा आंसर भी निकलेगा। क्या निकलेगा? सर, हिंदी वो भाषा है, ठीक है, मैं मानता हूं वो भाषा है, लेकिन हम इस वीडियो में आप लोग क्या जानेंगे? सबसे पहले तो बता दूं, इस पॉइंट के बारे में आपने सिर्फ एक बात बताई, हिंदी वो भाषा है, ठीक है, लेकिन इस भाषा का जन्म कहां से हुआ, कब इसका उदय हुआ, कैसे इसका उदय हुआ, इस बारे में भी जानकारी हमें कर लेना आवश्यक है। आवश्यक नहीं है, महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसी के हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले समझेंगे कि हिंदी भाषा की, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। भाषा हम लोग बाद में, सबसे पहले तो जो हिंदी शब्द है ना, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, ठीक है। चलिए, इस पॉइंट के बारे में मैं सबसे पहले बता दूं आपको, जब भारत में, ठीक है, एक सवाल शुरुआत करने से पहले एक और पूछूंगा, ये बताइए सबसे पुरानी नदी, क्या सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? नदी सबसे प्राचीन नदी वो कौन सी नदी को सबसे प्राचीन नदी माना गया है, ठीक है। आप सभी 12th पास आउट किए होंगे, जनरल नॉलेज का काफी अच्छा ज्ञान होगा, तो आप सभी बताएंगे यहाँ पर सबसे पुरानी नदी कौन सी है, तो आप साधारण से शब्दों में आंसर देंगे, सिंधु नदी को सबसे प्राचीन नदी माना जाता है। कौन सी? सिंधु नदी को, ठीक है, स्पष्ट हुआ, सिंधु नदी को सबसे प्राचीन माना जाता है। तो भैया, जो यूरोपीय हमारे यहाँ, ठीक है, जो सिंधु घाटी के माध्यम से आए, ठीक है, कौन आए? तुर्की, ईरानी बात समझ रहे हैं, कौन कौन आए यहाँ पर समझेंगे बात को, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, हिंदी में इतिहास को ला रहे हैं, हिंदी में इतिहास को किस प्रकार से, हम हिंदी के इतिहास को ला रहे हैं, ठीक है, बात समझना। जब हमारे भारत में तुर्की जो ईरानी है, ठीक है, तुर्की ईरानी सिंधु घाटी के माध्यम से आते हैं, ठीक है, कहां से आते हैं? सिंधु घाटी के माध्यम से जब वो प्रवेश करते हैं, तो भैया इन लोगों के लहजे में क्या था? सबसे पहले मैं बताऊं, सिंधु नदी यहां से सबसे पुरानी थी, ठीक है। अब इन लोगों की जो भाषा शैली थी,
ठीक है, भाषा शैली सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, भाषा शैली के आधार पर क्या करते थे, अब हम लोग तो इसको सिंधु कहते थे। ठीक है, हम अपनी भाषा शैली के हिसाब से, अपने उच्चारण क्रम के हिसाब से क्या कहते थे, इसको सिंधु कहते थे। लेकिन अब जो इनका उच्चारण क्रम था, जो तुर्की लोगों का था, वो किस प्रकार से था, उच्चारण क्रम इस प्रकार से था। तो भैया जो सा होता था ना, जो सा होता था, ये सा को हा बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे, सा जो है उच्चारित नहीं कर पाते थे, सा जो बोलने में इनके मुंह से हा निकलता था। ठीक है, अब दूसरा आता है, कुछ और भी शब्द हैं, कुछ और भी वर्ण है, जैसे ता हो गया और था हो गया। अब इन दोनों का उच्चारण जब ये लोग करते थे ना, तब ता और था, या तो ये ता बोले या फिर था बोले, दोनों का मतलब ही यहां पर जब इनके मुंह से निकलता था, ता ही निकलता था। क्या था बोल रहे हैं, तब भी इनके मुंह से जो उच्चारण हो रहा है वो था ही आपका ता ही निकलता था। ठीक है, अब दा और धा, दा और धा का जो उच्चारण होता था वो दा ही निकलता था। ठीक है, धा के उच्चारण में और दा के उच्चारण में कोई भी अलग अंतर नहीं था। हम लोग जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो दा बोलेंगे तो दा स्पष्ट समझ में आता है, धा बोलेंगे तो स्पष्ट समझ में आता है, ता और था बोलेंगे तो दोनों ही अलग अलग स्पष्ट समझ में आते हैं। लेकिन इन लोगों की उच्चारण क्रम में, उच्चारण स्थान में क्या था, थोड़ा सा यही अंतर था। ठीक है, कि भैया ये सा को सा नहीं कह पाते थे, हा कहते थे। ठीक है, अब ता और था को ता कहते। तो इसी प्रकार से अब ये सिंधु को इस प्रकार से क्या कहेंगे, बात को समझना। सा को इन्होंने हा कहा, तो सबसे पहले तो यहां पे हो गया ही, धा को ये लोग दा उच्चारित करते थे। ठीक है, क्या करते थे, दा। तो भैया इन लोगों ने सिंधु को क्या कहा, हिंदू कहा। ठीक है, सबसे पहले सिंधु को इन्होंने हिंदू कहा। हिंदू शब्द की इन लोगों के हिसाब से उत्पत्ति समझना। ठीक है, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में किस प्रकार से हिंदू शब्द का वर्णन है वो यहां पर नहीं देखना है। इन लोगों ने हिंदू शब्द का किस प्रकार से जन्म किया है, इस चीजों को यहां पे, इस पॉइंट को समझना है। ठीक है, अब भैया हिंदू यहां से सिंधु को कहा गया है। क्या कहा गया, हिंदू जो है वो सिंधु को कहा गया है। ठीक है, अब इन लोगों ने कहा जो हिंदू नदी के उस पार रहते हैं। ठीक है, अब इस पार कौन से प्रवासी थे, इस पार हम लोग थे। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या कहा कि सिंधु नदी के उस पार रहने वाले, हिंदू नदी के इस पार रहने वाले हिंदू हो गए। कौन हो गए, हिंदू। ठीक है, इनके हिसाब से ये लॉजिक यहां पर यूज हुआ। बात समझना, यहां पे सिंधु नदी को क्या कहा, हिंदू कहा। हिंदू नदी के बाद जो इस पार रहते थे इनके हिसाब से, तुर्की और ईरानियों के हिसाब से, तो भैया सिंधु घाटी के माध्यम से, सिंधु घाटी के इस तरफ जो रहते थे, मतलब हम लोग, तो भैया हम लोगों को इन्होंने एक नाम दिया हिंदू। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग एक अगले पॉइंट पे बात करेंगे। भैया जब इन लोगों ने हमें हिंदू कहा, ठीक है, अब हमारी भाषा पे भी इन्होंने विचार किया। ठीक है, इन लोगों ने हमें हिंदू कहा, हमारे भाषा पे ही विचार किया। ठीक है, क्या कहा था, हमारी भाषा पे जब विचार किया तो इन्होंने कहा इनकी जो भाषा है वो हिंदवी है। ठीक है, क्या कहा गया, इन्होंने बताया हमारी भाषा हिंदवी है। ठीक है, अब हिंदवी भाषा का अपघटन होते होते, ठीक है, क्या होता है, जब भाषा का तोड़ होता चला जाता है, जैसे कि सिंधु शब्द का तोड़ हुआ, क्या हुआ, सिंधु शब्द का तोड़ इनके हिसाब से। अब इनके व्याकरण में जाकर के देखा जाए तो इस सिंधु शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है, हिंदू आपका, आप जो है इसका अर्थ ये लोग निकालते थे। ठीक है, यहां पर लेकिन ये हिंदू शब्द कहां से आया है, सिंधु से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इन्होंने भाषा को बताया हिंदवी, फिर हिंदवी से अपघटित होकर के अंत में जो बचता है वो आता है हिंदी। क्या आता है, बात समझ में आया। हिंदी जो है, हिंदी जो शब्द है वो कहां से जो है आपका, कहां से उत्पन्न होता है। ठीक है, हिंदी, फिर अपघटित होकर के लास्ट में इन्होंने क्या कहा, अंत में बोला हिंदी जो है वो हमारी भाषा है। ठीक है, हमारी भाषा को क्या कहा गया, हिंदी कहा गया। ठीक है, अब बात आती है, एक प्रश्न और पूछता हूं। ठीक है, अब अगर मैं एक प्रश्न पूछूं, हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है, ठीक है, हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है। इस सवाल का अगर उत्तर आप देते हैं तो समझिए बहुत थोड़ा सा यहां पर कठिनाई हो सकती है इसका आंसर देने में। ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि ये हिंदी भाषा का ही शब्द है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सत्यता बताने जाऊं तो भैया यहां पर ये हिंदी, जैसे कि मैंने आपको ये पुराना जो इतिहास बता डाला, ये कहानी इतनी देर से मैं सुना रहा हूं, ये किस लिए, सिर्फ इसी इतिहास को बताने के लिए कि जो है हिंदी किस भाषा का शब्द है। एक बात को समझिएगा, यहां पर जितना भी मैंने आपको ये बताया, जितना जानकारी आपको दिया, ठीक है, ये क्या हुआ,
हिंदी जो है किन लोगों ने आपको स्थान दिया, यहां पर नाम दिया, सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंदवी बना, हिंदू से फिर हिंदी आ गया। ठीक है, तो भैया कौन बोला? ये लोग बोले। ठीक है, अब इन लोगों की जो भाषा थी, कौन सी भाषा थी? ये लोग फारसी भाषा बोलते थे। ठीक है, अब समझिए, आपने एक शब्द और सुना होगा फारसी, जैसे कि मैंने आपको कुछ उच्चारण क्रम बताए। ठीक है, जैसे सा को हा, दा धा को दा, ता और था को ता बोला, यहां पे इन्होंने ता बोला। ठीक है, अब पा और फा को भी इन्होंने, पा और फा दोनों का उच्चारण उनके मुंह से क्या निकला? पा ही निकला। तो भैया जो फारसी होता था ना, फारसी हम लोग समझते थे कि इनकी भाषा क्या है? पारसी। जिस प्रकार से इन लोगों ने समझा कि हमारी भाषा हिंदी है, ठीक है, उसी प्रकार से हम लोगों ने इनकी भाषा को क्या समझा? फारसी है। लेकिन अब इस भाषा को ये क्या नाम देते थे? पारसी। ठीक है, क्या है? पारसी भाषा। ये हो गई इनकी पारसी भाषा। अब बात करते हैं इस पारसी भाषा, इस फारसी भाषा, इस ईरानी भाषा। ठीक है, इस ईरानी भाषा, इसी भाषा का शब्द एक उत्पन्न होता है हिंदी। ठीक है भैया, इस शब्द को जन्म किसने दिया? इस शब्द को जन्म इन्हीं लोगों ने दिया। अगर आपके एग्जाम में या फिर आपसे किसी अन्य व्यक्ति ने सवाल किया, ठीक है, अब इस बात को याद रखना, आप भी पूछ सकते हैं, कितना ही साधारण सा सवाल है, कितना कठिन सवाल है, प्रश्न कितना, थोड़ा सा लॉजिक यहां पर इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, किस प्रकार से यहां हिंदी शब्द कितना आपने सबने सुन रखा है, सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लगातार इस जो है प्रयोग करते चले आ रहे हैं। लेकिन इस बात का इतिहास क्या है? हिंदी जो है वो हिंदी भाषा का शब्द ना हो करके इतिहास क्या कहता है? भैया हिंदी जो है वो पारसी या फारसी ईरानी भाषा का शब्द है। क्योंकि जो जन्म हुआ है ना इस शब्द का, वो आपका किन लोगों ने किया? इन्हीं लोगों ने, जो तुर्की आए, ईरानी आए हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, इतनी बात जो मैंने आपको बताई है, आशा करता हूं आपके एकदम स्पष्ट समझ में आ गई होगी। अब हम लोग हिंदी के बारे में जान गए। अगला पॉइंट हमारा, अगला शब्द क्या आ रहा था? भाषा। अब हम लोग समझेंगे भाषा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, कैसे हुई है। ठीक है, एक यहां पर सबसे पहले इस पंक्ति को पढ़ेंगे, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भास धातु से हुई है। ठीक है, अब ये धातु क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो एक चीज स्पष्ट करेंगे, इसका मतलब होता है प्रकट करना। क्या होता है? प्रकट करना। भास का मतलब होता है प्रकट करना। ठीक है, अब एक चीज से समझिएगा भैया, हम लोग मनुष्य हैं, ठीक है, इंसान है, क्या प्रकट कर सकते हैं? बताइएगा। ठीक है, हम लोग मनुष्य इंसान हैं, साधारण से जीव हैं, भैया हम क्या प्रकट करेंगे? आपके पास इतनी शक्ति है कि आप किसी अपने जैसे दूसरे इंसान को जन्म दे सके, प्रकट कर सके? ठीक है, तो भैया नहीं कर सकते हैं। आपको यहां पर वो क्या बोलते हैं, सकलक बुम बुम वाला वो बोलते हैं ना, पहले आता था जो, वो पेन आपके पास तो नहीं है कि जो बना दिया वही सामने आपके आ गया। इस प्रकार का कोई लॉजिक यहां पर नहीं होता है। तो भैया हम सिर्फ एक चीज को प्रकट कर सकते हैं, कौन से? अपने भावों को अपने सामने वाले तक प्रकट करेंगे, या अपने विचारों को सामने वाले तक प्रकट करेंगे। बात समझ रहे हैं? या तो हम अपने भावों को पहुंचाएंगे सामने वाले तक, या अपने विचारों को। भैया हम सामने वाला हमारी बात को क्या समझता है? क्या समझता है? हमारे मन के भावों को ही समझता है। अपने मन के भाव आप सामने वाले तक प्रकट करते हैं, वही ना आपको समझता है। ठीक है, क्या समझता है? अपने मन के भावों को। सबसे पहले तो भाषा की परिभाषा यहां से होती है क्या? सबसे पहले तो मन के भावों, सबसे पहले एक परिभाषा यहां पर लिखेंगे, भावों या विचारों को अपने सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम है। अब इस बात को समझना, सबसे पहले तो मनुष्य अपने मन
के भावों या विचारों को अपने सामने वाले तक या किसी अन्य व्यक्ति तक, एक चीज आप साधारण से लिखेंगे, आप परिभाषा लिख रहे हैं, अपने मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने में, अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट करने में जिस माध्यम का इस्तेमाल करता है, इस माध्यम का प्रयोग करता है, वो माध्यम भाषा कहलाता है। बात समझ गए? वो माध्यम कहलाता है भाषा। अब मनुष्य अपने, अगला प्रश्न आता है, यहीं से अगले प्रश्न का जन्म होता है, मनुष्य अपने भावों या विचारों को कौन कौन से माध्यमों में अपने सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाता है। ठीक है, तो भैया यहां पर हम देखेंगे, ठीक है, मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को 3 माध्यमों से पहुंचाते हैं, यहीं से भाषा के माध्यमों का जन्म होता है। यहां पर एक हेडिंग लिखेंगे, क्या हेडिंग क्या लिखेंगे हम लोग? भाषा के माध्यम, भाषा के माध्यम। ठीक है, समझिएगा, भाषा के माध्यम। यहां पर एक लिखेंगे, भाषा के कितने माध्यम होते हैं? भाषा के 3 माध्यम होते हैं। अब 3 कौन कौन से माध्यम होते हैं? ठीक है, अब इसको समझना, भाषा के कितने माध्यम बताए गए? 3 माध्यम। अब हमने जैसा कि कहा था, मनुष्य अपने भावों या विचारों को अपने सामने वाले तक या फिर किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने का जिस माध्यम का प्रयोग करता है, पहुंचाने में किस माध्यम का प्रयोग करता है, वो भाषा कहलाता है। अब वो कौन कौन से ऐसे माध्यम है जिससे मनुष्य अपने भावों को, विचारों को अपने सामने वाले तक या किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचा सकता है? 3 माध्यम होते हैं। पहला माध्यम आता है लिखित माध्यम, दूसरा माध्यम आता है मौखिक माध्यम, तीसरा आता है सांकेतिक माध्यम। ठीक है, कौन कौन से? लिखित, मौखिक और सांकेतिक माध्यम। अब लिखित, मौखिक और सांकेतिक में तो आपको अंतर पता होगा। लिखित, मौखिक और सांकेतिक में क्या अंतर है भैया? एक अंतर आता है, भाषा के 3 माध्यम हो गए, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। लिखित का मतलब हम जब लिख करके अपनी बात अपने सामने तक पहुंचाते हैं या फिर किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, वो माध्यम जो भाषा का होता है वो लिखित माध्यम। जैसे कि मैंने इतने सारे पॉइंट को या फिर अपने इतने सारे पॉइंट्स को, जितने भी हमने हेडिंग्स को या फिर किसी पॉइंट्स को आपको, आप तक किस प्रकार से पहुंचाया? लिख करके पहुंचाया या बोल करके पहुंचाया। अब जो मैंने बोल करके आप तक पहुंचाया वो हमारा मौखिक माध्यम है। आपने जिस चीज को श्रवण किया, जिसको आपने सुना, ठीक है, वो हो गया हमारा मौखिक माध्यम। ठीक है, हमारा मौखिक माध्यम। हमने ये सब लिखा, ये हमारा लिखित माध्यम है। कौन सा माध्यम है? लिखित माध्यम है। मौखिक माध्यम हो गया। अब हम जो इशारा आपसे कर रहे हैं, ठीक है, जो इशारा मैंने आपसे, आपने अपने सामान्य दिनचर्या में, ठीक है, दिनचर्या में एक चीज का प्रयोग करते होंगे, ठीक है, किसी इशारे में बात करते होंगे, ये बात तय है, इशारे में तो बात चलती होगी, ठीक है, या फिर भले ही मित्र से चलती होगी, किसी और से ना चले तो मित्र से तो चलती ही होगी। अगर वो कहीं बैठा है, मान लीजिए उसके पास 4-5 लोग या फिर अन्य लोग बैठे हुए हैं, आपसे उसको जो है आपको कहना है कि यहां से बाहर आओ, तो आप इस प्रकार के शब्दों का, इस प्रकार के इशारों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपके जो इस इशारे से उसने समझा है कि आप ये कह रहे हैं कि यहां से आओ, मेरे मतलब हम बुला रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार से हमने उसको बुलाया, तो हमने एक माध्यम का प्रयोग किया। तो ये जो माध्यम है, जो इशारा हमने उसके तरफ किया, यही माध्यम सांकेतिक माध्यम है। तीनों में आपको आशा करता हूं अंतर जो है आपको पूर्व से, पहले से ही मालूम होगा। ठीक है, तो भाषा कौन, आपका जो है भाषा की क्या परिभाषा होती है, भाषा होती क्या है, कहां से भाषा का जन्म होता है? भाषा का जन्म भाष धातु से होता है, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। अब भाष का अर्थ होता है प्रकट करना, और क्या प्रकट करना? मनुष्य के भाव, हमारे विचार अपने जो है प्रकट करते हैं, उनके प्रकट करने के 3 माध्यम होते हैं, लिखित माध्यम, मौखिक माध्यम और सांकेतिक माध्यम। ठीक है, इतनी बात आशा करता हूं आपकी समझ में आई होगी। अब हिंदी के बारे में समझ गए, भाषा के बारे में समझ गए, एक हिंदी भाषा के उत्पत्ति क्रम में, ठीक है, एक सवाल यहां पर भी पूछता हूं, सबसे प्राचीन भाषा। सवालों का खजाना यहां पर इसलिए है कि आपके प्रश्न पत्र में जो आपके जिस तरह के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, सेम पैटर्न पर आपकी जो क्लासेस चलाई जा रही है ना, वो आपकी इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेज है, एक भी पॉइंट को आप जो है मिस कर देंगे तो वो भी हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो। ठीक है, और आप उसको मिस कर रहे हैं, तो भैया बिना इसके किए हुए आप बहुत सावधानी से देखेंगे। सबसे प्राचीन भाषा, एक मैंने सवाल यहां पर पूछा, ठीक है, सबसे प्राचीन
ठीक है, सभी जानते होंगे सबसे प्राचीन भाषा क्या है, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा को माना गया है। ठीक है, अब संस्कृत भाषा का अपघटन, जैसा कि मैंने आपको बताया एक शब्द का यहां पर अपघटन हो रहा था, क्या, सिंधु शब्द का। अब सिंधु शब्द का अपघटन होते होते हिंदी बन गया। ठीक है, क्या बन गया, सिंधु शब्द का अपघटन होते होते हिंदी बन गया। इस प्रकार से पूरी भाषा का जब अपघटन हो जाता है, किस प्रकार से, अब संस्कृत भाषा होती है, अब बोलने में किसी को कठिनाई, जैसे कि लौकिक लोग आपके जो है नई पीढ़ियां उत्पन्न होती हैं, वो उस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करके सामाजिक आपके जो है उनके समय में जिस प्रकार की वातावरण होता है, जिस प्रकार की आपकी शैली होती है, उस प्रकार को वो अपनाते हैं। ठीक है, आप भी, आपके पिताजी किस प्रकार के कल्चर को अपनाते थे और हम लोग किस प्रकार के कल्चर को अपना रहे हैं, बात को समझने का प्रयास करना। तो हम लोगों के जो भी आपकी दिनचर्या है और उनकी जो दिनचर्या थी, उनकी जो शैली थी, उनमें बहुत ज्यादा अंतर होगा। ठीक है, जो बदलाव आते हैं उसी को कहते हैं विखंडन, अपघटन। बात को समझ रहे हैं? ठीक है, तो भैया यहां पर जो संस्कृत भाषा थी, इसी को हम लोग अपघटित करते करते जो हिंदी भाषा का जन्म हो गया। ठीक है, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। अब एक चीज को यहां पर समझेंगे, संस्कृत भाषा के दो प्रकार थे। कौन कौन से दो प्रकार थे? तो भैया संस्कृत भाषा की एक तो होती थी वैदिक संस्कृत, ठीक है, अब होती थी दूसरी लौकिक संस्कृत। क्या अंतर है दोनों में, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में? दोनों में यही अंतर है भैया, जो वैदिक संस्कृत, अब जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है, या आप किसी अपरिचित व्यक्ति से जब बात करते हैं तो आपकी भाषा शैली में अंतर होता है। आप जब अपने से किसी से बात करते हैं, अब जैसे आप यहाँ पे सामान्य सामने वाले से बात करते हैं तो कैसे हुआ, ठीक है, तो भैया भोजपुरी में आप बात करते हैं तो मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो भैया ये भी बदलाव ही है। ठीक है, हुआ का मतलब, अब यहां पर जो मतलब आपने शब्दों का प्रयोग किया, वो शब्द अन्य व्यक्ति से प्रयोग नहीं कर सकते, अपरिचित व्यक्ति से प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो एक प्रकार से कहा जाए प्रोफेशनल लैंग्वेज होती थी, उसको यहां पर वैदिक संस्कृत कहा गया। क्या कहा गया? वैदिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, दोनों में सिर्फ एक अंतर है, क्या, जो सामाजिक हम आपस में प्रयोग करते थे वो हो गया आपका लौकिक संस्कृत, और वैदिक संस्कृत क्या है, जो हम लोग लिखने, पढ़ने या फिर किसी अन्य माध्यम में प्रयोग करते थे। अब बात करते हैं, जैसे कि वेद हो गए, पुराण है आपके, ठीक है, वेद है, पुराण है और उपनिषद, इस तरह की जो रचनाएं हुई हैं ये वैदिक संस्कृत भाषा में हुई हैं। ठीक है, आपके वेद पुराण उपनिषद जो है वो वैदिक भाषा में लिखे गए हैं। अब दो और आते हैं, जैसे कि आप रामायण को देखते होंगे, रामायण जैसे कि आपने कहा है अवधी, पढ़ा है इस चीज को, अवधी भाषा में। लेकिन अब जो वाल्मीकि रामायण है वो भी, उसको भी जब लिखा गया तो वो जो है लौकिक संस्कृत भाषा में लिखा गया। उसको किस भाषा में? लौकिक संस्कृत भाषा को। ठीक है, रामायण हो गई, आपकी महाभारत जो है, ठीक है, इन दोनों रचनाओं को किस भाषा में? लौकिक संस्कृत भाषा में, ताकि जनसाधारण को भी समझ में आए। ठीक है, वेद पुराण जनसाधारण के समझ में नहीं आते थे, और इसीलिए ब्राह्मण लोग क्या करते थे, जो पूज्य पुरोहित होते थे उनके माध्यम से श्रवण करते थे। ठीक है, उनका अध्ययन वेद पुराण को, इस वैदिक संस्कृत का पढ़ने का और समझाने का ज्ञान किसे होता था? आपके जो है ऋषि मुनियों को होता था। लेकिन अब इस रचना की इसलिए लौकिक संस्कृत भाषा में रचना की गई कि भैया यहां क्या बताया गया कि जनसाधारण के, सामान्य वर्ग के, सामान्य लोगों को, ठीक है, लौकिक लोगों को, जो आप यहाँ पे विचरण कर रहे हैं उन सभी के समझ में आ जाए। ठीक है, तो भैया यहाँ पे रामायण और महाभारत और वेद पुराण में क्या अंतर है, बात समझ रहे हैं? यहाँ पर वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, संस्कृत के दो खंड हो गए। अब हम लोग बात करेंगे संस्कृत का भी अपघटन होते होते, जैसे कि वैदिक संस्कृत हुआ, वैदिक संस्कृत से अपघटित होकर के लौकिक संस्कृत बनी। अब लौकिक संस्कृत से अपघटन होकर के पाली भाषा बनी। ठीक है, पाली भाषा। अब पाली भाषा में क्या हुआ, जितने भी हमारे बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, ठीक है, बात को समझना, जितने भी बौद्ध ग्रंथ हमारे प्राचीन लिखे गए हैं सारे के सारे पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब पाली भाषा का भी अपघटन होते होते आया तो प्राकृत भाषा बन गई। अब प्राकृत भाषा क्या है? जितने हमारे जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है,
जैन ग्रंथ, जैनीय ग्रंथ जितने लिखे गए हैं वो सारे के सारे प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जितना पॉइंट मैं बोल रहा हूं एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाली भाषा क्या है, अब एक चीज समझना बेटा, यहां पर जो पाली है ना, पाली की ला में जो मात्रा लगी हुई है उसमें अंतर समझना। जो ला में आपका छोटी मात्रा लगी हुई है इसका मतलब होता है भाषा। अब पा के बाद इस प्रकार से अगर कहीं लिखा हुआ देखते हैं ला में जो बड़ी मात्रा होती है तो बेटा ये स्थान का नाम है, ठीक है, बात को समझना, ठीक है, ये स्थान का नाम है, ये गलत हो जाएगा। पाली का मतलब यहां पर समझना, पाली क्या है, ये है पाली, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा क्या हुआ, जब इसका पाली भाषा का भी अपघटन हुआ तो प्राकृत भाषा का जन्म हुआ और प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथ लिखे गए। अब प्राकृत भाषा का भी अपघटन होता रहा, अपघटन होकर के एक अपभ्रंश भाषा बनी। कौन सी, अपभ्रंश भाषा बनी, अपभ्रंश भाषा, ठीक है। अब अपभ्रंश भाषा का अपघटन होकर के फिर बनती है हमारी हिंदी भाषा। कितना इतिहास है इस भाषा के पीछे, ठीक है। संस्कृत भाषा का अपघटन होकर के पाली भाषा बनी, पाली भाषा का अपघटन होकर के प्राकृत भाषा बनी, प्राकृत भाषा का अपघटन होकर के अपभ्रंश भाषा बनी, अपभ्रंश भाषा का भी अपघटन होकर के क्या बन गई, हिंदी भाषा बन गई। अब एक पॉइंट को और समझिएगा जो कि बहुत माइनर पॉइंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा माइनर है। ये समझेंगे जो अपभ्रंश भाषा है तो अपभ्रंश भाषा के कौन से भाग से, ठीक है, कौन से भाग से, अपभ्रंश भाषा का एक भाग आता है, कौन सा, अपभ्रंश भाषा का एक भाग होता है सौरसेनी। सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश जो भाषा है उस भाषा का जो है क्या हुआ, इस भाषा से हुआ हमारी हिंदी भाषा का जन्म, ठीक है। इस पॉइंट को समझ लीजिए, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश भाषा से हुआ है। साधारण शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो है अपभ्रंश भाषा का अपघटन होकर के, लेकिन जब बात इतिहास को यहाँ पर जब बारीकी से खोजने की जाए तो सौरसेनी अपभ्रंश जो कि अपभ्रंश भाषा का एक खंड है उसी से हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अब बात की गई अपघटन होने में एक भाषा को कितना समय लगता है, कितने समय में, एक साधारण सा एक कुछ वर्ष तो होंगे, कुछ आपका समय होगा, निश्चित सीमा होगी, कितने वर्ष में अपघटित होकर के दूसरी भाषा बन जाती है। तो भैया एक पॉइंट को यहां पर नोट करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पॉइंट, ठीक है, ठीक है। किसी भाषा को अपघटित होकर दूसरी भाषा के रूप में प्रचलित होने में 500 वर्ष का समय लगता है। क्या लगता है, 500 वर्ष का समय लगता है। कितना समय लगता है भैया, 500 वर्ष का समय लगता है एक भाषा। अब इस चीज से समझेंगे, संस्कृत भाषा जो थी वो संस्कृत भाषा को पाली भाषा बनने में 500 वर्ष लगा। बात समझना, क्या समझे, संस्कृत भाषा के दो खंड। अब एक चीज और यहां पर माइनर आ रही है, संस्कृत भाषा के दो खंड, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जब खंड हुआ तो लौकिक संस्कृत बनी, मतलब कि वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत में भी 500 साल लगे होंगे, ठीक है। और लौकिक संस्कृत से फिर पाली भाषा का जन्म हुआ है तो भी 500 वर्ष, मतलब 500 वर्ष एक प्रकार से फिर से समझेंगे, ठीक है। अब क्या समझेंगे, संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा के दो खंड थे, ठीक है। पहला लौकिक संस्कृत, दूसरा वैदिक संस्कृत। ठीक है। अब जो लौकिक संस्कृत थी इसका जो समय काल है, सारी भाषाओं का समय काल एक बार लिखना, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जो पॉइंट्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया इनको स्टार पॉइंट करके जो है हाईलाइट करके लिखिएगा। लौकिक संस्कृत, ठीक है, सबसे पहले यहां पर क्रम उल्टा हो गया है, वैदिक संस्कृत सबसे पहला है, ठीक है।
वैदिक संस्कृत आपका पहला है। वैदिक संस्कृत का जो समय काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, अगर कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, कुछ स्टूडेंट इस चीज को नहीं जानते हैं कि ईसा पूर्व जो है वो 1000 मतलब घट के क्यों लिख रही है, 1500 है, 500 साल लगे तो 2000 लिखना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इन्होंने 1000 लिखा। तो आपको मैं इस बात से स्पष्ट करा दूं, जो आपका ईसा पूर्व होता है वो हमेशा घटते हुए क्रम में चलता है, ईसवी जो होता है वो हमेशा बढ़ते हुए क्रम में चलता है। ये अंतर होता है ईसा पूर्व और ईसवी में। आपने हो सकता है जो बच्चे सीबीएसई से हो या फिर इंग्लिश का, जिन्हें जनरल नॉलेज का ज्यादा ज्ञान है, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है, तो एनो डोमिनी और आपका बिफोर क्राइस्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो एनो डोमिनी क्या होता है, हमेशा बिफोर क्राइस्ट जो है माइनस में चलता है, एनो डोमिनी आपका प्लस में चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्या होता है, इसी प्रकार से आपका ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर है। ईसा पूर्व जो होता है वो हमेशा घटते क्रम में चलता है, ईसवी हमेशा बढ़ते क्रम में चलता है। वैदिक संस्कृत भाषा का जो काल है 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक है। लौकिक संस्कृत भाषा का जो काल है वो 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वा जो है ईसा पूर्व से कितना है, 500 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। 500 ईसा पूर्व के बाद अब हमारी जो अगली भाषा आई है पाली, ठीक है। पाली भाषा जो है वो आपकी 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व, 1 ईस्वी। अब यहां पर क्या हुआ, ईसा पूर्व का हमारा समापन हो गया, अब स्टार्ट क्या हुआ, प्रारंभ किसका हुआ, ईस्वी का प्रारंभ हो गया, ठीक है, 1 ईस्वी, ठीक है। पाली भाषा जो है हमारी 1 ईस्वी तक चली है, ठीक है। देखिए किसी भाषा का ऐसा यहां पर निश्चित जन्म नहीं होता है, ठीक है, कि भैया 26 जनवरी 1947 को हिंदी भाषा बनके क्या हो गया, प्रचलन हो गया हिंदी भाषा का, इस प्रकार से तो नहीं होता है। अपघटन किसी चीज का, जैसे कि आपने देखा सिंधु शब्द का अपघटन कितने वर्षों में लगातार होता रहा, सिंधु से पहले आपका हिंदू बना, फिर हिंदू से उन्होंने आपको हिंदू कहा, हिंदू से फिर हिंदवी समझा, हिंदवी से फिर हिंदी समझा, तो इस प्रकार का जो अपघटन हुआ है इनमें कई 100 साल लगे होंगे, इसी प्रकार का चक्र चलता है। और लगभग जो अनुपात माना जाता है कि 500 साल लगता है लगभग एक भाषा को दूसरी भाषा तक पहुंचने में, उसको इतना अपघटित होने में, क्योंकि शब्द शब्द से अपघटन होता है, ठीक है। चलिए, पाली भाषा के बाद जो आपकी अपघटित होकर के दूसरी भाषा बन रही थी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा को अपघटित होकर के जो है, पाली भाषा को अपघटित होकर के प्राकृत भाषा बनने में आपका 1 ईस्वी से लेकर के इसका समय आता है 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक, ठीक है। 1 ईस्वी से लेकर के क्या आता है, समय काल आता है 500 ईस्वी तक, ठीक है। अब अगली जो भाषा आई थी अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा को, प्राकृत भाषा को अपभ्रंश भाषा बनने में जो समय काल माना गया है भैया वो 500 ईस्वी से, ठीक है, 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा आपकी चली है। मतलब जो हिंदी भाषा का, मैंने आपको हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में बताना प्रारंभ किया था, तो हम वही आपको बता रहे हैं, हिंदी भाषा को जो उत्पन्न हुआ है, उत्पत्ति हुई है, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1000 ईस्वी में हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो हुई है वो कहां हुई है, कब हुई है, 1000 ईस्वी में हुई है। अब एक चीज को आप हमेशा जो है समझते होंगे कि कहीं कहीं आपको 1100 ईस्वी लिखा हुआ मिल सकता है, तो भैया आपका एक अनुपात माना गया है, जिस प्रकार से एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित होने में, अपघटित होने में कितना समय लगता है, 500 वर्ष लगता है। तो एक जो अनुपात माना गया है 500 वर्ष का, उस अनुपात से आपका 1000 ईस्वी में आपका जन्म होता है, उदय होता है हिंदी भाषा का। लेकिन कहीं कहीं पर व्याकरणविदों ने क्या बताया कि पूर्ण रूप से प्रचलित होने में, ठीक है, हिंदी भाषा का पूर्ण रूप से प्रचलन होने में आपका 1100 ईस्वी का समय माना जाता है। कब का, 1100 ईस्वी का, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई आपका ऐसा निश्चित समय तो होता नहीं है,
कि कोई निश्चित आपकी तारीख बता दी गई हो, समय बता दिया गया हो कि इस समय से फिर हिंदी भाषा ही बोली जाने लगी। क्या आप हमें ये बताएंगे संस्कृत भाषा वर्तमान में नहीं बोली जाती है, पाली भाषा वर्तमान में नहीं बोली जाती है, प्राकृत भाषा या अपभ्रंश भाषा वर्तमान में नहीं बोली जा रही है? हर भाषा वर्तमान में बोली जा रही है, लेकिन जो मुख्यतः बोली जाती है, जो सामान्यतः जनसाधारण के मुख से आप सुनते हैं, वो आपका जो है मुख्य भाषा के रूप में प्रचलित होती है, और वो हिंदी है। भारत के अंदर सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। तो जो मुख्य भाषा हुई वो हिंदी मानी गई। ठीक है, बात स्पष्ट हुई यहां पर। तो बात आशा करता हूं आपके समझ में आई होगी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे लिपि के बारे में। अब ये लिपि क्या होती है, सबसे पहले इस परिभाषा को एक बार पढ़ लेंगे। भैया जिस किसी भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, किसका, जिन विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं या किया जाता है, लिपि कहलाते हैं। एक बात को यहां पर समझेंगे, चिन्ह क्या है, कौन कौन से चिन्ह हैं। आप जैसे इस शब्द को लिखा हुआ देख रहे हैं लिपि को, तो आप यहां पर कितने चिन्हों को देख रहे हैं। सबसे पहला चिन्ह, दूसरा चिन्ह, फिर यहां पर यही चिन्ह आया ये वाला, और फिर ये चिन्ह आया। भैया तीन चिन्हों से मिलकर के इस शब्द का निर्माण हुआ। कौन सा शब्द है, लिपि शब्द का। लिपि शब्द का निर्माण तीन चिन्हों से मिल करके हुआ है, और तीन चिन्हों में एक चिन्ह की पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है, ये चिन्ह 2 बार आया है। ठीक है, तो भैया इस प्रकार के चिन्हों का, ये सब आपके चिन्ह है, और हर चिन्ह का व्यवस्थित क्रम होता है। जिस प्रकार से आप अंग्रेजी भाषा के चिन्हों को देखते हैं कि ए जो है, ए चिन्ह जो होता है वो आपको यहाँ पर एक क्रमानुसार चलता है, ए से लेकर के जेड तक। आप क्या यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ए के बाद ई आता है, या ए के बाद सीधा जेड आ जाता है, या फिर शुरुआत जेड से होती है? भैया नहीं कह सकते। एक व्यवस्थित क्रम बनाया गया है, उसी क्रमानुसार हम लोग क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो भैया हम इनके जो है व्यवस्थित, आपके जो है क्रमानुसार जो लिखित रूप में प्रयोग करने के लिए जिन विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इसको क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब और कुछ चिन्हों को देखते हैं, जैसे कि इस प्रकार के चिन्हों को तो हम चिन्ह मानते हैं, ये भी आपके क्या माने गए, ये चिन्ह माने गए, ये चिन्ह माने गए, ये चिन्ह माने गए, ये आपका चिन्ह माना गया। ठीक है, या फिर ये आपकी, ये सारे आप इनको चिन्ह मानते हैं। तो आप ये बताइए, इस मात्रा को, इस वर्ण को आप चिन्ह नहीं मानेंगे? ठीक है, तो भैया ये भी चिन्ह है, लेकिन ये भाषा के रूप में हमारे प्रयोग होते हैं, जिनका एक व्यवस्थित क्रम होता है। ये चिन्ह आपके जो है भाषाई रूप से आपके माने जाते हैं। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, इन्हीं चिन्हों का जो क्रमबद्ध रूप होता है उसी को लिपि कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूं मेरे बोलने और समझाने का कुछ सही और सुव्यवस्थित मतलब निकल रहा होगा। ठीक है, कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। हिंदी भाषा की, यहां पर कुछ भाषाओं की लिपि देखेंगे। ठीक है, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। ठीक है, अब देवनागरी लिपि मानी गई है। यहां पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। ठीक है, गुजराती भाषा की, ठीक है, यहां ये नहीं होता है कि एक भाषा की सिर्फ एक ही लिपि होती है, हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है, लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जिनका विखंडन होने के बाद लगभग एक ही लिपि से उनका भी अपघटन होता है। ठीक है, एक प्रकार से समझेंगे, एक शब्द लिखेंगे यहां पर कुछ, गुजराती। ठीक है, इसके बाद आपका मराठी, इसके बाद आता है आपका नेपाली। ठीक है, नेपाली। अब आप हमें ये बताइए, हिंदी भाषा, गुजराती भाषा, मराठी भाषा, नेपाली भाषा, आप इनमें से बताइए इन तीनों भाषाओं की कौन सी लिपि है। तो आपने कभी इस बारे में सोचा, कभी इस बारे में पढ़ा, सुना? नहीं सुना होगा। तो आपको मैं बता दूं, हिंदी हो या गुजराती हो या मराठी हो या नेपाली हो, चारों भाषाओं की एक ही लिपि है, वो है देवनागरी। देवनागरी लिपि से हमारी चारों भाषाओं का जन्म हुआ है। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट को और समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसको समझ लेंगे कि अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन लिपि मानी गई है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि है, रोमन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं। अब उर्दू जो भाषा है, उर्दू भाषा की जो लिपि है वो फारसी है। ठीक है, उर्दू भाषा की जो लिपि है वो फारसी लिपि है। अब अगले क्रम में हम जरा चलेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा क्रम आता है, सबसे इसके पहले भी हम कुछ देख लेते हैं। ठीक है, इसके पहले क्या देखेंगे,
सबसे पहले इस पॉइंट को लिखेंगे, जो देवनागरी लिपि है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होती है और इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, देवनागरी लिपि जो है कहां से उत्पन्न हुई है, ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है, ब्राह्मी। ठीक है, ये लिपियों में भी अपघटित होता है, मतलब जो व्यवस्थित क्रम, एक पहले एक क्रम बनाया गया, व्याकरण विदों को उसमें कुछ गलतियां नजर आई होंगी, तो फिर एक और व्यवस्थित क्रम एक बनाया गया होगा, सीरीज बनाई होगी यहाँ पर, उसको कहते हैं देवनागरी। और जो मुख्य लिपि थी वो आपकी ब्राह्मी लिपि मानी गई है। कौन सी, ब्राह्मी लिपि। ठीक है भैया, ये प्रश्न पूछा गया है और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म होता है। इतनी बात समझ में आ गई, लिपि क्या होती है, कितने प्रकार की, यहाँ पर कौन कौन से क्रम में होती है। ठीक है, और जो मुख्य भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, जो आपका उर्दू आता है, इन तीनों भाषाओं को मुख्य माना जाता है। तो आपका सामान्यता इन्हीं से आपको हो सकता है प्रश्न पूछे जाए। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक भाषा की, जैसा कि मैंने कहा, एक निश्चित लिपि होती है और उसको लिखने का एक निश्चित क्रम होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ए के बाद सीधा ई नहीं आ सकता, या जेड नहीं आ सकता, या फिर जेड से शुरुआत नहीं हो सकती। यहां इसी प्रकार से हिंदी भाषा के लिपि में आ के बाद किसी प्रकार का कोई अन्य वर्ण नहीं आता है। इसका क्रम जब यही है तो इसी क्रम में इसको लिखा जाता है और प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, बात स्पष्ट समझ में आ रही है, आ रही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इस टॉपिक का क्या होता है, इस पाठ का समापन होता है। एक पॉइंट को समझ गए, यहां पर देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से जन्मी है। ठीक है, तो ये हमारा था हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। ठीक है, सामान्य तो नहीं था, यहाँ पर बहुत सी असामान्य चीजें हमें सुनने को मिली है, समझने को मिली है। तो इस प्रकार का जो अध्ययन है इसको कहते हैं व्यवस्थित अध्ययन। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोगों को अगली कक्षाओं में, ठीक है, ये हमारी प्रथम कक्षा है, पहली कक्षा है, इसमें हमने हिंदी भाषा के सामान्य परिचय के बारे में जान लिया। हिंदी क्या है, भाषा क्या है, इसका जन्म कहां से हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, जन्म, आपका समय काल क्या है, ये सारी चीज जो इससे रिलेटेड आपके इस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो आपने आशा करता हूं लिख लिए होंगे। और इस क्लास को दोबारा एक बार देखना। ठीक है, क्या करना, इस क्लास को एक बार फिर से देखना, फिर से रिवीजन करना, और आपके लिए वो महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो बाकी आप सब समझदार हैं, ईमानदार हैं, मेहनत से पढ़ाई करिए, सुनते रहिए यहाँ पर और समझते रहिए। ठीक है, एक पिक्चर की तरह किसी भी प्रकार से क्लास को मत देखना, ये बार बार मैं कह रहा हूं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।